बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इसने आपको दिया है वो ये दिया है कि इसमें 3 डेफिनेशन सबसे पहले पूछी गई हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, प्रैक्टिकल यील्ड क्या होती है और पर्सन यील्ड क्या होती है। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो आपसे ये कहता है कि ये जो प्रैक्टिकल यील्ड होती है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। तो सबसे पहले तो आप इन तीनों डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ लीजिए होती क्या चीज़ है। प्रैक्टिकल यील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बन रही होती है उसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल यील्ड है, यानी जो हमें ऑब्टेन होती है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे मौजूद है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बनने वाली एक्चुअल होती है जिसको आप कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं आप प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ होती है वो क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड नाम से ही जाहिर है कि आप उसे कैलकुलेशन तो करें बट दैट इज़ नॉट एक्चुअल, यानी ये सच में नहीं होती है बल्कि आपने कैलकुलेशन की होती है कि मैं इतनी रिएक्टेंट और इतने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ तो एज अ रिज़ल्ट मेरे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो इतनी आनी चाहिए। इसमें हम मोल रेशियोज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमारे पास पर्सन यील्ड क्या होती है। पर्सन यील्ड आप जानते हो कि नेम इंडिकेट कर रहा होता है। पर्सन यील्ड का मतलब होता है कि 100 में हमें इसे कैलकुलेट करना होता है। तो एक्चुअल में एक रेशियो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड को ऊपर रखते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के फैक्टर से। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो कहलाती है पर्सन यील्ड। जैसा कि देखें हमारे पास जो पेज नंबर 16 है इसमें इसकी डेफिनेशन मौजूद है, तो मैं ये आपको शो करा देती हूँ। यहाँ पर देखें इसने आपको बिल्कुल क्लियर बताया है कि जो एफिशिएंसी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जज की जाती है परसेंट यील्ड से, और इसका एक फार्मूला होता है कि परसेंटेज यील्ड बराबर है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम क्यों आती है और थ्योरेटिकल यील्ड जिसका आपने हिसाब किताब लगा रखा होता है वो हमेशा ज़्यादा क्यों आती है। इसके 2-3 रीज़न होते हैं। इसमें से सबसे पहला रीज़न ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि जितना रिएक्टेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में वो पूरा का प्रोडक्ट बना ले। तो क्योंकि कुछ रिएक्टेंट ज़ाया हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो इस वजह से भी प्रैक्टिकल यील्ड आपके पास कम आती है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट तो टूट के प्रोडक्ट बना रहा है मगर एट द सेम टाइम प्रोडक्ट जो दोबारा टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगती है। तो उस वक्त भी क्या होगा कि आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगा प्रैक्टिकल यील्ड का वो कम आ जाएगा। इसके साथ साथ एक रीज़न और भी हो सकता है, वो रीज़न ये हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट हिस्सा ही ना लें केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके CND बनाएंगे, लेकिन ए बहुत कम क्वांटिटी में रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बन रही है CND वो भी बहुत कम बन रही है। तो इस वक्त भी जबकि कोई एक रिएक्टेंट जो है वो जिसे कहना चाहिए कि दे आर नॉट इन मूड्स, तो जब वो रिएक्शन करने के मूड में नहीं होता या वो बहुत स्लो रिएक्शन करेगा तब भी आपके पास प्रोडक्ट जो है वो कम फॉर्म होती है। और एक केस और बचता है लास्ट कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट तो बन गई लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ फिजिकल प्रोसेसेस आपने अप्लाई किए। फॉर एग्जांपल आपने उसको वॉश किया या आपने डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारा या आपने क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से इसको गुजारा या इस तरह का फ़िल्ट्रेशन वगैरह कोई और काम ऐसा कर लिया जो कि फ़िज़िकल प्रोसेसेस में आता है, तो उसमें भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ अमाउंट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाता है। तो यही वजह है कि हाँ, ऑलवेज़ जो आपका जो प्रैक्टिकल यील्ड है ये कम आएगा और जो थ्योरेटिकल यील्ड है जिसके आपने हिसाब किताब लगा रखा है वो हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स में से। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। इसमें इसने आपसे एक बात पूछी है कि मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है। इस तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बता दूँ। तीसरे क्वेश्चन में इसने आपसे कहा है कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है और जो मोल होता है इनका आपस में क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल जो मैं आपको एक साथ समझाती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि मोल्स क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी एलिमेंट जो उसको कंसीडर कर लीजिए। लेट सपोज़ मैं यहाँ पर आपको मिसाल देती हूँ कि मैं आपको कार्बन जो है उसकी एग्जांपल दे रही हूँ। जो कार्बन है मेरे पास, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज़ ऑक्सीजन है मेरे पास, इसका जो मास होता है वो होता है 16।
तो किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, या आप कह लीजिए इसका ग्राम फार्मूला मास होता है, या इसका अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, उस सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमेशा फिक्स होंगे, और ये होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है इसका मास तो है 12 ग्राम, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने, 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, इसका मास तो है 16 ग्राम, लेकिन इसमें भी जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है वो फिक्स होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। आप कोई और छोटा सा भी एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, हाइड्रोजन कंसीडर कर लीजिए, अब इसका जो एटॉमिक मास है ये तो 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसमें भी फिक्स होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ग्राम एटॉमिक मास ले लीजिए आप, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए, ग्राम फार्मूला मास ले लीजिए, उसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है ये हमेशा फिक्स्ड होगा और ये कहलाएगा 1 मोल। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ मोल तो आपको समझ में आ गया, मोल क्या चीज़ होती है। अब जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को हम आमतौर पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N और इसके साथ कैपिटल A, और इसकी भी क्वांटिटी फिक्स होती है, वो यही होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब सवाल ही पैदा होता है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, मोल का और एवोगैड्रो का। तो इसकी रीज़न जो है वो ये होती है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो हमेशा फिक्स होगा, यानी कि 6.02 एक्सपोनेंट 23। यानी अगर कोई कह रहा है आपसे कि एक मोल वो ले रहा है, लेट सपोज मैंने कहा सोडियम का, तो उसमें भी जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स होंगे। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं ले रहा हूँ 1 मोल मैग्नीशियम का, तो उसमें भी जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स होंगे। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल आप कंसीडर कर लीजिए, उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल फिक्स हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की एक ही बात है कि मोल और एवोगैड्रो नंबर का जो रिलेशनशिप है इसने आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो वही वाली बात हो जाती है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फिक्स है, और जो एवोगैड्रो नंबर है वो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में मौजूद होता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है आपसे। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मालूम करने के लिए कन्वर्टिंग फैक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ये समझ लीजिए कि कन्वर्टिंग फैक्टर जो है, यहाँ पर मेरी इससे क्या मुराद है, कन्वर्टिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले रहे हो तो इस एक मोल में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं ये आपको पता चल जाता है। यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी सब्सटेंस के, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और इसको आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो इस तरीके से आपके पास जो है जो चीज़ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के आपके पास पता हो जाएंगे। तो ये एवोगैड्रो नंबर एक्चुअल में क्या होता है, एक किस्म का कन्वर्टिंग फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में यही बातें हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें आपसे इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके साथ साथ इसने आपको ये भी सवाल पूछा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम हो जाता है तो उसका प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज़ होते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 12 पे इसका आंसर मौजूद है कि एक्चुअल में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं वो वाले रिएक्टेंट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले इंटायरली कंज्यूम हो जाते हैं। इंटायरली कंज्यूम से मुराद मेरी क्या है कि सबसे पहले वो टोटली इस्तेमाल हो जाते हैं, और उसके बाद जो दूसरा रिएक्टेंट बचता है वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब इस वाली बात को आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए। द रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले टोटली कंज्यूम हो जाए, प्रोडक्ट फॉरन फॉर्म कर दे, वो कौन सा रिएक्टेंट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, तो इसका बहुत आसान सा जवाब है। देखिए, जब भी कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, कोई सा भी रिएक्टेंट, और वो सबसे पहले दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है, तो जैसे ही वो लिमिटिंग रिएक्टेंट फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, प्रोडक्ट बननी भी बंद हो जाती है। इस वाली बात को आपकी बुक में एक मिसाल से जाहिर किया है इन्होंने। किस तरीके से एग्जाम्पल दिया, इन्होंने कहा फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स भी मौजूद हैं और ऑक्सीजन के एटम्स भी मौजूद हैं। अब जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में आपने कंबाइन करना है तो क्या चीज़ फॉर्म होगी, वाटर। फ़र्ज़ कर लीजिए 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर जब फॉर्म होता है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यानी कि दोनों हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो गए मगर ऑक्सीजन जो है वो एक बच जाएगा। तो उसका मतलब ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है। इसका मतलब जैसे ही पहला रिएक्टेंट यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका टोटली फिनिश हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, प्रोडक्ट बननी बंद हो जाती है।
तो इस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट जो उसके इतने नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको काउंट किया है, तो जो प्रोडक्ट है उसके भी इतने नंबर ऑफ मोल्स ही बनेंगे। अब इसका फ़ायदा किस जगह होगा? फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत महंगी प्रोडक्ट फॉर्म करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका कोई लॉस ना हो, या कहीं पर आपने ऐसा रिएक्टेंट इस्तेमाल किया जो बहुत एक्सपेंसिव है और आप चाह रहे हैं कि मज़ीद जो रिएक्टेंट्स हैं उनका लॉस ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की, और फिर जो प्रोडक्ट बनती है वो टू द पॉइंट बनती है। एक्सेस प्रोडक्ट बनने से आप अपने रिएक्शन को बचा लेते हो। तो आई होप सो कि इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करना सिखाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।